गर्मी बहुत ज्यादा थी। पसीने की बूंदें उनकी गर्दन से होते हुए पीठ पर बह रही थी, लेकिन उन्हें इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तवे पर डाली रोटी को हाथ से पलटते हुए उनकी उंगलियां हल्की सी जल गईं, पर उन्होंने दर्द को अनदेखा कर दिया। गर्मियों की दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था। मोहल्ले की गलियां सूनी पड़ी थीं, जैसे सब लोग लू से बचने के लिए घरों में दुबक गए हों। लेकिन सुमित्रा देवी के लिए यह आराम करने का वक्त नहीं था। वह अपनी बूढ़ी कमर सीधी करते हुए चौके में घुसी। चूल्हा जलाना था, बहू और पोते के लिए खाना जो बनाना था। रसोई में घुसते ही गर्मी की लपटों ने उनका स्वागत किया। जैस चूल्हे के सामने खड़े होते ही माथे पर पसीना झलक आया। वह हल्के से पल्लू से पसीना पोंछकर आटा गूंथने लगी। तभी बहू नेहा अंदर मोबाइल पर बात करते हुए गुस्से में बोली, मम्मी, सच में अब मेरा इस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जब से शादी हुई है चैन की सांस नहीं ली मैंने। सारा दिन बस सासू माँ की सेवा में लगे रहो। उनको हर चीज वक्त पर चाहिए, चाय, नाश्ता, खाना। और हाँ, अगर जरा भी देर हो जाए तो ताने अलग से मिलते हैं। उषा देवी सहानुभूति भरी आवाज में बोली, मैंने तो पहले ही कहा था बेटा, ससुराल में सब सहना पड़ता है, लेकिन ये तो हद ही हो गई। तू कोई नौकरानी थोड़ी ना है। मम्मी, तुम तो कहती थी कि शादी के बाद बहू को बेटी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे घर की कामवाली बना दिया गया। सुबह से लेकर रात तक बस भागते रहो। और मेरी सासू माँ, उफ, उनसे तो कोई बात करना ही बेकार है। हर वक्त बस अपनी मर्जी चलाने की आदत है उन्हें, जरा भी प्यार नहीं दिखाती। उषा देवी, मैंने तुझे कितने नाजों से पाला था, और यहाँ आकर तुझे इतना सहना पड़ रहा है। वो तेरा ख्याल क्यों नहीं रखती? तू भी तो उनकी बहू है। घर की जिम्मेदारी अकेले थोड़ी तेरी ना है। नेहा गुस्से में, अरे मम्मी, उनको तो बस अपने बेटे की चिंता रहती है। मैं बीमार हो जाऊं, थक जाऊं, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, जब उनको समय पर खाना बनाकर ना दूं, तो फिर देखो उनका ड्रामा। उषा देवी भड़कते हुए बोली, अरे ये तो सरासर जुल्म है। मैं तुझे राजकुमारी की तरह पाला और यहाँ तुझे नौकर बना दिया। बहुओं को इज्जत देना तो आता ही नहीं इन लोगों को। मुझे तो लगता है मम्मी, मेरी शादी करवा कर तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। कम से कम यहाँ आकर तो मेरी कोई कदर नहीं है। मैंने सोचा था शादी के बाद मुझे एक नया परिवार मिलेगा, लेकिन यहाँ तो बस सासू माँ की हुकूमत चलती है। उषा देवी, बिल्कुल सही कहा तूने बेटा, तुझे ऐसे लोगों के लिए अपना खून जलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तेरे पापा से बात करती हूँ, जरूरत पड़ी तो तुझे वापस बुला लेंगे। हाँ मम्मी, अब कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मैं इस घर में घुट घुट कर ही मर जाऊंगी। नेहा अपनी माँ से सुमित्रा जी की बुराई पर बुराई किए जा रही थी, लेकिन सुमित्रा देवी बिना कुछ कहे अपने काम में लगी रही। उम्र के इस पड़ाव पर वह अब किसी से बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन नेहा का रूखा व्यवहार अब असहनीय होता जा रहा था। नेहा ने जैसे ही फोन रखा, गुस्से में सीधा किचन की ओर आई और तेज आवाज में बोली, अभी तक रोटी नहीं बनी? क्या कर रही थी महारानी? और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा दो रोटी के लिए? खाने के नाम पर तो मुंह जल्दी जल्दी चलता है, और काम करने के नाम पर हाथ धीरे धीरे, जैसे हाथों में जान ही ना हो। सुमित्रा देवी ने एक पल को नेहा की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनके अंदर जैसे कोई दर्द का सागर हिलोरे मार रहा था, लेकिन होठ सिल चुके थे। उन्होंने बस नजरें झुका ली और जल्दी जल्दी बेलन से रोटी बेलने लगी। गर्मी बहुत थी। पसीने की बूंदें उनकी गर्दन से होते हुए पीठ पर बह रही थी, लेकिन इन्हें इसकी परवाह नहीं थी। तवे पर डाली रोटी को हाथ से पलटते हुए उनकी उंगलियां हल्की सी जल गई, पर उन्होंने दर्द को अनदेखा कर दिया। तभी पीछे से उनके पोते की किलकारी सुनाई दी, मम्मी, भूख लगी है। नेहा ने तुरंत तुनक कर जवाब दिया, तुम्हारी दादी बना रही है, बैठो अभी। देख नहीं रही बुढ़िया,
बच्चे को कितनी जोर से भूख लगी है, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला। बच्चा नाक मुंह चढ़ाते हुए रसोई के दरवाजे तक आ गया। उसकी भौहें सिकुड़ गई थी, मानो उसे बहुत गुस्सा आ रहा हो। दादी जल्दी दो, मुझे भूख लगी है। सुमित्रा देवी ने जल्दी से तवे पर रोटी डाली और उसे पलटने लगी, लेकिन उनके कांपते हाथों ने उनका साथ नहीं दिया। रोटी ठीक से नहीं पलटी और तवे पर ही चिपक गई। हाय राम! मैं घबराकर जल्दी से चिमटे से रोटी को हटाने लगी, लेकिन तब तक वह जल चुकी थी। नेहा पहले से ही गुस्से में थी और जैसे ही उसने देखा कि रोटी जलने लगी तो उसका पारा और चढ़ गया। अरे भगवान, इतनी भी गर्मी नहीं सह सकती क्या आप? मोम की गुड़िया हो जो पिघल जाओगी। काम चोर बुढ़िया, वह तमतमाते हुए आगे बढ़ी, झटके से चिमटा उठाया और झुंझलाकर तवे से रोटी हटाने लगी। लेकिन उसके गुस्से में कड़क हाथों ने चिमटे को इतनी जोर से पकड़ा कि उसका गरम सिरा सीधा सुमित्रा देवी के गाल पर जाकर लगा। आ! सुमित्रा देवी दर्द से चीख पड़ी। जलन भी भयानक टीस ने उनके पूरे शरीर को सुन्न कर दिया, लेकिन उनके चीखने की आवाज दब गई। उनके मुंह में सिर्फ एक धीमी कराहट निकली, मानो उन्होंने अपने ही दर्द को घोट कर पी लिया हो। नेहा ने चिमटा तुरंत पीछे लिया, लेकिन तब तक उनका चेहरा जल चुका था। गाल पर गहरे लाल रंग का जला हुआ निशान उभरने लगा। उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से जल्दी से उन्हें पोंछ लिया ताकि कोई उनकी बेबसी देख न सके। नेहा ने आंखें तैरते हुए झुंझलाकर कहा, अब ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेती है काम से बचने के लिए। रोटी सही से नहीं बना सकती तो रहने दे, मैं खुद ही बना लूंगी। वह गुस्से से तवा खींचकर एक तरफ रखने लगी, लेकिन उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था। सुमित्रा देवी दर्द से अपनी जली हुई त्वचा पर हाथ रख के खड़ी रही। उनकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। बिल्कुल चुप, बस आंखों में एक अजीब सी नमी थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उनके गले में अटक गए थे। अब क्या खड़ी खड़ी देख रही है? यहाँ जा, यहाँ से, अपनी इस मनहूस सूरत को लेकर। नेहा की आवाज जैसे किसी कटार की तरह उनके दिल में उतर गई। वे चाहकर भी कुछ जवाब नहीं दे सकी। पैर खुद ब खुद लड़खड़ाने लगे और वो दीवार का सहारा लेकर एक तरफ खड़ी हो गईं। उनके गाल पर पड़ता जलन का एहसास अब भी ताजा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द उनके दिल में उठ रहा था। उनकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगी और कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अब क्या खड़ी खड़ी देख रही है? जा यहाँ से, अपनी इस मनहूस सूरत को लेकर। नेहा के ये शब्द बार बार तीर की तरह उनके दिल में चुभ रहे थे। रसोई में जलने की बदबू चारों तरफ फैल चुकी थी। गरम तवे की झुलसती गंध के साथ सुमित्रा देवी के दर्द की कराह हवा में घुल चुकी थी। पड़ोस में रहने वाली सुधा जी, जो अक्सर सुमित्रा देवी से मिलने आया करती थी, जब भी उन्हें लगता कि घर में कुछ गलत हो रहा है, वे ध्यान रखती थी। उस दिन भी वो किसी काम से सुमित्रा देवी से मिलने आई थी। जैसे ही वे गेट पर पहुंची, उन्हें घर के अंदर से एक तीखी आवाज सुनाई देने लगी। अभी तक रोटी नहीं बनी? मुझे जली हुई रोटी नहीं खानी, बस रहने दीजिए, अब मैं खुद बना लूंगी। आंटी दरवाजे पर ठिठक गई। कुछ गड़बड़ थी, बहुत ज्यादा गड़बड़। अचानक उन्हें सुमित्रा देवी की कराही सुनाई दी। आह! यह सुनते ही सुधा आंटी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और झांक कर देखा। जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनका खून खौल उठा। सुमित्रा देवी का गाल लाल पड़ा था, चेहरे की खाल जलकर झुलस चुकी थी। नेहा तमतमाते हुए खड़ी थी और छोटा पोता बेपरवाह खेल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आंटी तुरंत दौड़कर अंदर आई। सुमित्रा, ये क्या हो गया? सुमित्रा देवी घबराकर अपने पल्लू से चेहरे को ढक लिया। कुछ नहीं, बस हल्का सा जल गया था। लेकिन सुधा आंटी की अनुभवी आंखों से वह झूठ छिप नहीं सका।
मत छिपाओ बहन, सच बताओ ये कैसे हुआ। सुमित्रा देवी कुछ नहीं बोली, पर उनकी आंखों में तैरते आंसू सब कुछ कह गए। सुधा आंटी ने क्रोध से नेहा की ओर देखा। बहू, तुमने ये क्या किया? बूढ़ी सास पर जरा भी दया नहीं आई? अरे, इंसान हो या कसाई, कोई भला किसी के साथ ऐसा करता है क्या? नेहा ने नाक भौं चढ़ाते हुए जवाब दिया। देखिए आंटी जी, आप हमारे घर के मामलों में ज्यादा दखल देने की जरूरत ना करें। मेरी सासू माँ बेवजह ही ड्रामा कर रही है। आप हमारे पड़ोस में रहती हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही। सुधा आंटी की आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने बिना समय गवाए अपना फोन निकाला और रोहित को कॉल लगा दिया। जब रोहित को फोन बजा, वह ऑफिस में था। उसने जैसे ही कॉल उठाया, सुधा आंटी घबराई हुई आवाज आई, बेटा तुरंत आ जा, तेरी माँ बहुत तकलीफ में है। क्या हुआ माँ को? तेरी बीवी ने आज हद ही कर दी बेटा। सुमित्रा के चेहरे पे जलने का गहरा निशान है। फोन रोहित के हाथों से गिरते गिरते बचा। क्या? माँ जल गई? माँ ठीक तो है ना? हाँ बेटा, वो तुझे कुछ नहीं बताएगी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, उसकी हालत बहुत खराब है। रोहित की आंखों में खून उतर आया। जिस माँ ने उसे बड़े अरमानों से पाला, उसे उसकी ही पत्नी ने जला दिया था। उसने बिना देर गवाए तुरंत फ्लाइट बुक करवाई और अगले ही दिन भारत पहुंच गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने माँ की हालत देखी। उनका चेहरा बुझा हुआ था। उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। उनका जला हुआ गाल देखकर उसके अंदर कुछ टूट गया। माँ, ये क्या हुआ? सुमित्रा देवी ने छिपाने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, बस हल्का सा जल गया था। लेकिन सुधा आंटी चुप नहीं रह सकी। उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। रोहित का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। उसने सीधा नेहा की ओर देखा। ये सब क्या है? नेहा ने पहले ही कुछ बोलने की कोशिश की, फिर हंसकर बोली, ओहो, तो अब मेरी शिकायतें हो रही हैं। सुनो, तुम्हारी माँ को ही खाना बनाने का शौक है, तो मैं क्या करूं? उनकी ही गलती है, चिमटा मैंने नहीं पकड़ा था। बस। रोहित की दहाड़ से पूरा घर हिल गया। उसकी आंखें लाल हो गई। अब एक और शब्द झूठ मत बोलना नेहा। और गुस्से में उसने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। उसने झटके से अलमारी खोली, नेहा के कपड़े निकाले और सूटकेस में भरने लगा। रोहित, ये क्या कर रहे हो? तुम इस घर के लायक नहीं हो नेहा। मेरी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नेहा बहुत जोर से चीखी। जो इंसान मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, उसकी मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। रोहित ने गेट खोला और कड़क आवाज में कहा, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। या तो तुम चुपचाप चली जाओ, वरना पुलिस को बुला दूंगा। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह गुस्से में पैर पटकते हुए घर से निकल गई। रोहित ने माँ के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर उनके पैर पकड़ लिए। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत देर कर दी आने में। सुमित्रा देवी की आंखें भर आई। अब और देर नहीं होगी माँ, मैं तुम्हें इस घर में और तकलीफ नहीं सहने दूंगा। अब मैं तुम्हें अपने साथ विदेश लेकर जाऊंगा। सुमित्रा देवी ने चौंक कर उसे देखा। पर बेटा, अब कोई पर नहीं माँ, अब तुम्हारी जिंदगी आराम से कटेगी मेरी बाहों में। सुमित्रा देवी की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। अब मेरा बेटा वापस आ गया है। जब सुमित्रा देवी पहली बार न्यूयॉर्क आई, तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही जब बर्फीली हवा उनके चेहरे से टकराई, तो उन्होंने अपना शॉल कस कर पकड़ लिया। बेटा, यहाँ तो बहुत ठंड है। रोहित ने मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर जैकेट डाल दी। माँ, अब आपको हर मौसम में मेरी सुरक्षा मिलेगी। कार में बैठकर वह अपार्टमेंट की तरफ बढ़े। रास्ते में ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें पर दौड़ती गाड़ियां, हर तरफ नए लोग देखकर सुमित्रा देवी चकित थी। जहाँ सब कुछ कितना अलग है। बेटा, हाँ माँ, लेकिन अब यह आपका भी घर है। जब सुमित्रा देवी अपार्टमेंट में पहुंची, वह एक पल के लिए ठिठक गई। घर बहुत बड़ा था। शीशे की दीवारें से बाहर का पूरा शहर दिखाई देता था।
फर्श पर मुलायम कालीन बिछा हुआ था। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स लगी थी। इतना बड़ा घर बेटा? हाँ हाँ माँ, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। सुमित्रा देवी के लिए यहाँ सब कुछ नया था। किचन में लगी डिजिटल मशीनें, ऑटोमेटिक गीजर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, लेकिन रोहित ने उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। माँ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन बेटा, मैं खाली बैठकर क्या करूंगी? नए माहौल में ढलने की कोशिश। शुरुआत में सुमित्रा देवी को यहाँ का खाना पसंद नहीं आया। बेटा, यहाँ ब्रेड और सूप से मेरा पेट नहीं भरेगा। मुझे तो गर्मा गर्म पराठे चाहिए। रोहित ने उनकी बात सुनते ही तुरंत किचन में घुसकर आटा गूंथना शुरू कर दिया। माँ ने हैरानी से देखा, तू आटा भी गूंथ लेता है? जब माँ दूर हो तो बेटे को सब कुछ सीखना ही पड़ता है। धीरे धीरे सुमित्रा देवी यहाँ की जिंदगी में ढलने लगी। रोहित उन्हें सुबह पार्क में ले जाता, जहाँ कई भारतीय महिलाएं मिलती। कुछ गुजराती थी, कुछ पंजाबी, कुछ दक्षिण भारतीय। सब ने सुमित्रा देवी को अपना लिया था। अब वह अकेली नहीं थी। माँ, यहाँ इंडियन मंदिर भी है। सच? एक दिन जब रोहित ऑफिस से लौटा तो देखा माँ खिड़की के पास बैठकर शहर की रोशनी देख रही है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी। माँ, क्या सोच रही हो? बस बेटा, यह सोच रही हूँ कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा, लेकिन अब जो मिला है उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्यों माँ? क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। अब मैं इज्जत की छांव में हूँ। रोहित ने माँ के पास बैठकर उनके हाथ थाम लिए। माँ, अब कभी कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। अब तुम्हारे हर दर्द की जिम्मेदारी मेरी है। सुमित्रा देवी ने बेटे का माथा चूमा और पहली बार दिल से मुस्कुराई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी माँ से कितना प्यार करता था ये बेटा। भगवान ऐसा बेटा हर किसी को दे। प्लीज अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।